जब से नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली है, नीतीश कुमार के राज में राज्यसभा के लिए हमेशा निर्विरोध चुनाव हुआ है। यानी इस बार का जो अंक गणित है विधानसभा का, उस अंक गणित को आप देखें तो पिछले कई विधानसभाओं से वो अंक गणित अलग है। लेकिन दोनों दलों की चाहत है कि जो पांचवा आदमी जाए वो उनका आदमी जाए। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जो पांचवा आदमी जाए वो उनका आदमी जाए। जो लोजपा और राजद या कांग्रेस, इनके विधायक दल का अस्तित्व जो मौजूदा है, जो संख्या बल है, वो कब तक बरकरार रहता है? क्या चुनाव तक वो संख्या बल बरकरार रहेगा? चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उन्हें चाहिए, उनके 19 विधायक हैं, उनको 22 का जुगाड़ करना है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खरमास के बाद बहुत सारी चीजें बिहार में होनी है, उसमें राज्यसभा की सीट भी है, खासकर पांचवी सीट जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की और महागठबंधन की भी, कि पांचवी सीट पर कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में जो संकेत मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि पांचवी सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड अपने पास रखना चाहती है, वो लड़ना चाहती है। यानी 3 सीट जनता दल यूनाइटेड और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे ये सब होगा, क्या ये संभव है? क्या महागठबंधन बैठ के केवल तमाशा देखेगा? क्या क्या संभावना है राज्यसभा की पांचवी सीट के लिए? इस पर हम विचार करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक जी हैं। आप जानते हैं कि अभिषेक जी की क्या खासियत है। पिछले दफा भी हमने कहा था कि जो भीतर की खबर वो निकाल ले लेते हैं। तो पांचवी सीट पर क्या भीतर की खबर है उनसे हम जानेंगे। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार पर। जी नमस्कार। दो दो सीट तो समझ में आ रही है, बट जगह तीसरी सीट पर क्या होने वाला है? एकदम सीधा सवाल, सीधा जवाब हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पांचवी सीट का क्या पेच है। सरोज जी, बिहार में जब 5 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होता है तो 41 विधायकों की आवश्यकता कम से कम पड़ती है कि प्रथम वरीयता के 41 वोट एक कैंडिडेट को मिले, फर्स्ट जी प्रेफरेंस के। तो 5 सीटों के लिए आंकड़ा होता है 243 की विधानसभा में 41 गुना 5 यानी 205। एनडीए के पास सीटें हैं 202। अगर जी इसको हम 15-16 साल पहले की स्थिति 2010 से जोड़कर देखें, 2010 में एनडीए को मिली थी 205 से एक ज्यादा 206 सीट। तब ये सवाल ही नहीं था कि पांचवी सीट के लिए कोई कॉन्टेस्ट होगा। सबको पता था 205 चाहिए, 206 उनके पास है, यानी कोई मुद्दा नहीं है। इस बार पांचवी सीट को लेकर के अगर विधानसभा के अंदर लोजपा और राजद का मौजूदा विधायक दल इसी स्वरूप में बना रह गया जिस स्वरूप में जनता ने उसे चुना है, तो पांचवी सीट के लिए चुनाव होने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। और जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, जब से नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली है, नीतीश कुमार के राज में राज्यसभा के लिए हमेशा निर्विरोध चुनाव हुआ है। यानी जितनी सीटें उतने कैंडिडेट, विधायकों को वोट डालने का मौका नीतीश कुमार के राज में नहीं मिलता है। निर्विरोधी चुनाव हो जाता है, नॉमिनेशन किया, पर्चा की जांच हुई और चुनाव हो गया। तो एक अभिषेक बार जी उपचुनाव हुआ था, वो भी जीतन राम मांझी के कार्यकाल में। जी नीतीश कुमार के कार्यकाल में आपने कभी नहीं सुना होगा 2006 से लेकर के अब तक 26 आ गया कि कभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाला हो। जी ये तो नीतीश कुमार की सरकार में होता है। लेकिन इस बार का जो अंक गणित है विधानसभा का, उस अंक गणित को आप देखें तो पिछले कई विधानसभाओं से वो अंक गणित अलग है। अब विपक्ष के पास 41 विधायक है, जी महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। 35 के साथ साथ 5 विधायक ओवैसी के हैं और 1 विधायक बसपा के हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या जो विधायकों की है, अगर ये एकजुट रह गए तो पांचवी सीट इनकी है। लेकिन क्या एकजुट रहना आसान है? ये सवाल है और बड़ा सवाल है कि क्या ये एकजुट रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर जो परिस्थितियां हैं, अगर विपक्ष ने किसी धन्ना सेठ को उतार दिया तो क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार किया जा सकता है? क्योंकि एक बात तय मानिए, 2 सीटों के लिए भाजपा को किसी का लोड नहीं लेना है, ना ही किसी के अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। 2 सीटों के लिए जेडीयू को किसी का लोड नहीं लेना है, ना ही किसी अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। भाजपा के पास 41 गुना 2 यानी 82 के अलावा 7 अतिरिक्त वोट है। जनता दल यूनाइटेड के पास 82 गुना 41 गुना 2 82 के अलावा 3 अतिरिक्त वोट है। उनके वोटों की जरूरत पांचवी सीट के लिए हो सकती है।
लेकिन पांचवी जनता दल यूनाइटेड को अपनी 2 सीटें या बीजेपी को अपनी 2 सीटें जिताने के लिए किसी का लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों दलों की चाहत है कि जो 5वां आदमी जाए वो उनका आदमी जाए। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जो 5वां आदमी जाए वो उनका आदमी जाए। अब हो सकता है कि समाज के किसी प्रतिष्ठित फील्ड के किसी व्यक्ति को उतार दें, कोई नहीं जानता है। और नीतीश कुमार सरप्राइज देते रहे इस तरह से, और आप देखते भी रहे कि किस तरह से उन्होंने सरप्राइज पहले भी दिया है। 2012 में जब 6 सीटों का राज्यसभा चुनाव था, 35 विधायकों पर 1 सीटें चुनी जाती, एक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। जेडीयू के पास केवल 119 विधायक थे और इस हिसाब से 140 पर 4 लोग चुने जाते। लेकिन नीतीश कुमार ने निर्विरोध निर्वाचन कराकर 2012 में अपने 4 लोगों को चुनवा लिया था, केवल 119 विधायकों के बूते। और भाजपा 2 ही सीट ले पाई थी 91 सीटों के बूते। उसके जो 21 अतिरिक्त वोट थे, 35 गुना 2 70 के अलावा 21 अतिरिक्त वोट थे, वो उसे अतिरिक्त सीटों का इंतजाम नहीं करा सके। लेकिन नीतीश कुमार ने 4 कैंडिडेट अपने राज्यसभा भेज दिए थे। अभिषेक जी, तो दो अब जो स्थिति चीजें। है, अभिषेक जी, ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उससे 2 सवाल पैदा होता है। एक तो आपने कहा कि 202 का बहुमत है, 205 सीटें चाहिए, अगर 5वीं है तो 3 विधायकों की कमी तो वहां है। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाएगी कि तीसरी सीट जनता दल यूनाइटेड को ही दी जाए? आमतौर पर यही देखा गया है कि बिहार में फ्री हैंड जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा जाता है और दिल्ली वाले मामले में बीजेपी को तवज्जो दी जाती है। तो 2 सवाल है, क्या 3 जो सीटें घट रही है वो कहां से आएगी, और क्या भाजपा जनता दल यूनाइटेड को हरी झंडी दे देगी? देखिए अब मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उदाहरण के लिए रखता हूं। मान जी लीजिए अगर राष्ट्रीय जनता दल ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को मौका दिया, तो क्या नीतीश कुमार उसमें बाधा बनेंगे उन्हें राज्यसभा जाने में? नहीं बनेंगे। पुरानी गहरी मित्रता है दोनों की, और नीतीश कुमार के पास 3 अतिरिक्त वोट भी हैं। तो अगर फ्रेंडली फाइट की भी नौबत आई तो 5वीं सीट पर कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि विपक्ष का जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। विपक्ष का कैंडिडेट या तो खुद ही अतिरिक्त वोटों के जुगाड़ में सक्षम हो, या खुद ही अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ न करे तो विपक्ष में 41 विधायक तो है ही, 41 ही चाहिए, उन 41 को बांध कर रख सके, इसमें सक्षम हो। और जरा आप बताइए, बिहार के अंदर जो विधायक मंत्री नहीं बने हैं, जो विधायक छोटे दलों के हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, बहुत अपने संसाधन को खर्च कर चुनाव जीत करके आए हैं, क्या आपको लगता है कोई संसाधन वाला व्यक्ति 5वीं सीट पर चुनाव लड़ने चला आएगा तो संसाधनों के लोभ से ऐसे विधायक क्या बच पाएंगे? नहीं बचते हैं। एक पत्रकार का उदाहरण मैं देता हूं, लोग समझ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम लोकतांत्रिक कांग्रेस एक पार्टी थी नरेश अग्रवाल की उत्तर प्रदेश में, जी उसके जी टिकट, उसके समर्थन से एक पत्रकार चुनाव लड़ रहे थे, और 31 या 32 सीटें चाहिए होती है एक राज्यसभा सीट के लिए यूपी में। उस वक्त शायद उत्तराखंड तब नहीं बना था, 31 या 32 विधायकों की जरूरत थी। उस दौर में वो पत्रकार महोदय को तकरीबन 45 या 50 वोट आए थे। अरे आज तो वो बाबा। पत्रकार महोदय बड़े आदमी हो गए हैं, जी। बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, क्रिकेट से लेकर हर जगह उनका जलवा है, एक बड़ी हम्म राष्ट्रीय पार्टी में भी जलवा है, हर जगह दिख हम्म जाते हैं। हिमाचल में भी हम्म, दिखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं, रिश्तेदारी बिहार में भी है। आप भी जी जानते हैं किनका जी जी जिक्र हम कर रहे जी। हैं। सही। जी। तो सवाल यह है कि किस तरह के इंतजाम अली को उतारा जाता है। जी, कैंडिडेट पर विपक्ष डिपेंड को करेगा। देखिए, जी कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। अब प्रेम गुप्ता है राष्ट्रीय जनता दल के पास, संसाधन संपन्न व्यक्ति, जी। लेकिन प्रेम गुप्ता को वोट देने के लिए एमआईएम वाले सामने आएंगे, इसमें शक है। बड़ी हम्म। सबसे ज्यादा चांस इस बात को लेकर है कि 5वीं सीट के लिए विपक्ष से कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार ही आए, क्योंकि अच्छा। एमआईएम के 5 विधायक के वोट तो उन्हें शर्तिया चाहिए। अगर चुनाव में हम्म। मुकाबला भी करना है तो एमआईएम के 5 विधायकों के वोट उन्हें हर हाल में चाहिए, उसमें कहीं कोई अच्छा। दो राय नहीं है। जेडीयू के हम्म। सामने धर्म संकट यह है कि जनता दल यूनाइटेड की जो 2 सीटें खाली हो रही है, एक केंद्र में हम्म। राज्य मंत्री है और अति पिछड़ा चेहरा है, कर्पूरी ठाकुर के जी बेटे हैं, तो दूसरे हरिवंश जी हैं। अब किनका किनका रास्ता जेडीयू ब्लॉक करे और किसी नए आदमी को मौका दे। हालांकि लगातार 2 बार से ज्यादा नीतीश कुमार ने किसी को नहीं दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह को जी। 3 बार दिया था, लेकिन लगातार 2 ही बार दिया था। अशफाक करीम तो का नाम ऐसी आता है, स्थिति में आपने अल्पसंख्यक कैंडिडेट की बात की, अशफाक करीम का नाम आता है, मेडिकल कॉलेज वाले का।
तो उनका तो जदयू में भी अच्छा प्रभाव है। नीतीश जी बड़ा सम्मान भी करते हैं, एक तस्वीर भी वायरल हो गई थी, पैरूर छूने लगे थे उनका। जी बाद में उसका खंडन भी हुआ था। जी। तो अगर इस तरह के, हम नहीं कह रहे महुआ कि ये सीट पर वो कैंडिडेट, दावेदारी भी कर रहे थे शायद। जी जी जी, महुआ सीट से, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो कैंडिडेट, अगर इस तरह के कैंडिडेट अगर आ जाते हैं तब खेल बदल सकता है। क्या लगता है? अल्पसंख्यक समाज के कैंडिडेट आने की स्थिति में ये होगा कि एमआईएम वाले विधायक जी फिर वो बंध जाएंगे कि वो जुड़े रहे। उस परिस्थिति में बाजी चली जाएगी आईपी गुप्ता और बसपा वाले विधायक के पास कि वो क्या जी करते हैं। लेकिन जो सारी चर्चा हम कर रहे हैं सरोज जी, जी इस चर्चा को का महत्व तभी है जो लोजपा और राजद या कांग्रेस, जी। इनके विधायक दल का अस्तित्व जो मौजूदा है, जो संख्या हम्म, बल है, वो कब तक बरकरार रहता है। क्या चुनाव तक वो संख्या बल बरकरार रहेगा? अच्छा, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उन्हें चाहिए, जी उनके 19 विधायक हैं, उनको 22 का जुगाड़ करना है। जी जी, अपनी माता जी के लिए तो दावा कर ही रहे। हाँ, वो दावा कर रहे हैं। अब उनकी माता जी के लिए मान लीजिए 7 सीटें भाजपा अपनी 7 एक्स्ट्रा वोट उन्हें दिला देगी, तब भी वो जी 26 होंगे। जीतन राम मांझी का वोट तो उन्हें नहीं मिलना है, ये आप भी जानते हैं। जी। सवाल ही नहीं है हम्म। कि जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक चिराग पासवान को समर्थन दे आए। जी। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का कोई ठिकाना नहीं, क्या करेंगे नहीं करेंगे भी। ये जेडीयू की तरफ से कई सारे नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी किसे भेजेगी नहीं भेजेगी हम नहीं कह सकते। नितिन नवीन का भी पक्का नहीं है कि वो जाएंगे कि नहीं। आज मैं आर्काइव सर्च कर रहा था अभी आपके प्रोग्राम के लिए, जब आपने बुलाया तो जी मैं अभी आर्काइव सर्च कर रहा था कि मैं बिना रिसर्च के बोलता नहीं हूँ, जी जी वो जी। मेरी आदत है। नहीं नहीं, ये तो मैंने खासियत है देखा आपके। जुलाई अगस्त में, जी 2014 के जुलाई अगस्त में अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री बन गए तब वो जी अध्यक्ष बने थे। जी जी। और 3 साल बाद अगस्त 2017 में वो राज्यसभा पहुंचे। ऐसा नहीं था कि अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत ही राज्यसभा पहुंचा दिए गए। तो नितिन अच्छा। नवीन इस कार्यकाल में ही चले जाएंगे, अभी ही 2 महीने बाद राज्यसभा चले जाएंगे। इसको लेकर ना तो पक्के तौर पर हाँ कहा जा सकता है, ना पक्के तौर पर ना कहा जा सकता है। जी पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन 2 लोग जाएंगे। जी ये जी। बात भी ध्यान रखने वाली है कि कौन से 2 लोग बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाएंगे। भेजे जाते हैं। तो खैर जी। वो आला कमान है, जिसको जहां से भेज दे। जनता हम्म। दल यूनाइटेड के आला कमान पटना में। क्या हम्म। दोनों रिपीट होंगे या दोनों बदले जाएंगे? अगर जनता दल यूनाइटेड की परंपरा पर यकीन करें तो दोनों बदले जा सकते हैं, क्योंकि 2-2 टर्म हो गए। अच्छा। और मौजूदा परिस्थितियों पर देखें तो एक मंत्री हैं एक उपसभापति हैं, तो दोनों बने भी रह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बदले जाते हैं या एक बदले जाते हैं तो कई सारे नाम चल रहे हैं। अब एक नाम कपिल पाटिल का है कि वो भी जा सकते हैं। जी एक नाम बिहार के जाने माने डॉक्टर हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद। हो सकता जी है जी। कि इस बार उनको विधान परिषद की जगह राज्यसभा चले जाए। उनके नाम इसके की बड़ी अलावा चर्चा। जी, अल्पसंख्यक समाज से भी कोई हो सकता है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ है। देखिए, हम्म। अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को अगर नीतीश कुमार राज्यसभा भेजते हैं तो तय जी। मानिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ बने रहेंगे फिलहाल, हम्म। इसकी गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को अगर वो राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो फिर नीतीश हम्म। कुमार इस गठबंधन में बने रहेंगे, इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम दिखाई देती है। तो अच्छा। इस तरह से कई नाम हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। रही बात राजद की, ना तो अमरेंद्र धारी सिंह के पुनः रिपीट होने के चांसेज हैं, प्रेम गुप्ता के चांसेस भी बहुत कम है। प्रेम गुप्ता लगातार मुझे लगता है कि 94 या 96 से लगातार राज्यसभा में है, 30-32 साल जी से जी जी, लंबा वो है लगातार। खासकर। राम गोपाल यादव के बाद वही है। जी किंग महेंद्र के बाद राम गोपाल यादव। किंग महेंद्र तो 1984-85 से ही थे, जी जी इनफैक्ट जी। 1980 से ही थे, एक बार लोकसभा चले गए थे। और उसके देखिए, बाद उनके उनके राम गोपाल यादव है उनके इसके बाद। भाई के नाम की भी चर्चा है, भोला शर्मा जो किंग महेंद्र के भाई हैं, उनके नाम की भी बड़ी चर्चा है जी राज्यसभा को लेकर। जी। जी। तो देखिए, अब जो पार्टी उन्हें टिकट दे दे। जी ऋतुराज जी जो, सिन्हा की भी चर्चा है। जी हाँ, लेकिन ऋतुराज ऋतुराज सिन्हा। सिन्हा की चर्चा में दम ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वो रिसोर्स पर्सन में, और कम से कम पार्टी को बांध के रखने में उनका एक रोल है। उनकी जी। सक्रियता बढ़ी हुई है, ये दिख रहा है। हम्म। तो हो सकता है कि इसका इनाम उन्हें दिया जाए। लेकिन उनके पिताजी आर के सिन्हा भी शायद अभी राज्यसभा में ही है। तो इस आधार पर कहीं भारतीय जनता पार्टी ये करे कि नहीं, अब दोनों को कैसे लाया जाए। तो जी बीजेपी क्या करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन 5वीं सीट पर तो मामला दिलचस्प फंसेगा।
एक चीज बताइए अभिषेक जी कि आपने ठीक कहा, जो अंगनीत आप बता रहे हैं, तो जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे आईपी गुप्ता अकेले विधायक हैं, बसपा से जो है यादव जी अकेले विधायक हैं, तो ये तो हॉटकेक हो जाएंगे राज्यसभा चुनाव में दोनों आदमी। नहीं नहीं, देखिए, पहली चीज दर्शकों को ये जानना चाहिए जी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जी इसमें पार्टी विप की अहमियत नहीं होती। जी। पार्टी विप इसमें काम नहीं करता। अगर पार्टी कोई विप जारी भी कर दे तो उस विप का कोई कानूनी मतलब वैधानिक महत्व नहीं है। जी, राजनीतिक महत्व जो है वो उसका। किसको, अगर कोई क्रॉस वोटिंग करके किसी और को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दे दे तो कोई क्या करेगा, जी। क्योंकि संवैधानिक बाध्यता नहीं है हम्म। इस तरह की। तो आईपी गुप्ता हो या कोई दलीय विधायक भी अगर इधर से उधर वोट कर दे तो कोई क्या करेगा। नहीं, चूंकि ये लोग अपने अलग ज्यादा है होगा ना। अगले चुनाव में 2030 में टिकट नहीं देगा, अगले चुनाव हम्म में टिकट नहीं देगा। मैं आपको एक घटना बताऊं। जब हम्म। जीतन राम मांझी के टाइम में अनिल शर्मा आम्रपाली बिल्डर वाले चुनाव लड़ रहे थे और साबिर अली भी शायद चुनाव लड़े थे, तो दोनों हार गए थे और शरद यादव और गुलाम रसूल बलियावी शायद चुनाव जीत गए थे, या जी केसी बोलिए जी। त्यागी, ऐसे दो लोग चुनाव जीत गए थे। जी। जेडीयू के अधिकृत कैंडिडेट जीत गए थे और जो निर्दलीय लड़ हम्म रहे थे वो हार गए थे। उस हम्म वक्त जेडीयू के कुछ विधायकों के बारे में चर्चा थी कि जेडीयू के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और हम्म जिन विधायकों की चर्चा थी क्रॉस वोटिंग वाले में, उसमें हम्म आपको चर्चा थी मीना द्विवेदी की, कुछ लोग राजू सिंह का भी नाम ले रहे थे। अब अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं कि किसने की है, हम्म। लेकिन कईयों के टिकट जनता दल यूनाइटेड ने 2015 में जब काट दिए या उनकी सीटों को सहयोगी दलों के पाले में डाल दिया ताकि काटने का आरोप न लगे, उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया कि ये राज्यसभा के उपचुनाव की क्रॉस वोटिंग का नतीजा है। तो खैर, उस वक्त चुनाव तो राज्यसभा चुनाव के एक साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव था, हम्म। तो ताजा ताजा मामला था। इस चुनाव में अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा भी तो 2030 आते आते गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा।